हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए प्लीज़ आप मेरे इस चैनल के लिए को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब बटन को तोड़ ही दीजिए, मैं तो कहूँगा। और साथ ही साथ अपने कम से कम 2 से 3 दोस्तों तक आप शेयर कीजिए ताकि हम जो चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं गैसेस स्टेट उन तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, इस चैनल की फीस जो कि होती है लाइक उसे पेड कर दीजिए। और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 5 और अपने नए अंदाज में स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। तो अब अपने कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला हमारा गैसेस स्टेट। मैं बार बार इस टॉपिक को क्यों कह रहा हूँ, शब्द को क्यों कह रहा हूँ गैसेस स्टेट, ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? गैसेस स्टेट। तो क्या पढ़ने वाले हैं दोबारा से बताइए? गैसेस स्टेट। तो दोस्तों आइए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहले चारों चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट किया थर्ड चैप्टर जिसे हमने एमसीक्यूज के माध्यम से कंप्लीट किया है। देन सेकंड जिसे हमने थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों के जरिए कंप्लीट किया। फिर उसके बाद फोर्थ को हमने कंप्लीट किया है किसके जरिए? थ्योरी, इसमें कोई न्यूमेरिकल है नहीं। और उसके बाद फर्स्ट जिसको हमने थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों के जरिए हमने कंप्लीट किया है। और जिनकी प्लेलिस्ट काय में दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चेक कीजिए सबसे पहले चेक कीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो और देख लिया तो आइए अब हमारे साथ आगे बढ़िए। वैसे बता दिया जाए कि इन सभी चैप्टरों का आपस में कनेक्शन था, इन खासकर इन तीनों का आपस में बहुत ही जोरदार कनेक्शन था। तो इस वजह से मैंने इनको एकदम रेगुलर बेस में पढ़ाया है। और अगर से आपने फिर भी नहीं पढ़ाया है पुराने चैप्टरों को तो भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आ चुका है एलआर केमिस्ट्री आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग में छपाने के लिए। क्या छपाएगा अब? एलआर केमिस्ट्री गैसेस स्टेट क्या होता है, कैसे कैसे कौन कौन से गुणधर्मों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उन सभी चीज़ों को पढ़ने के पहले हम पढ़ते हैं, आइए अपने जो आपका गैसियस स्टेट होता क्या है। सबसे पहली चीज है क्या चीज? तो ये क्या है? ये एक स्टेट ऑफ मैटर है। क्या है ये? स्टेट ऑफ मैटर। हिंदी में कहें तो क्या है ये? हिंदी में कहें तो ये है अपना पदार्थ की एक अवस्था है। तो इसके अलावा पदार्थ की अवस्था, तो शब्द आया कि पदार्थ, तो यहाँ पदार्थ की अवस्था ये पूरा पूरा शब्द आया है। तो हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, आप बताइए हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर। में से कुछ लोग कहेंगे 3, कुछ लोग कहेंगे 5 और कुछ महानुभाव होंगे जो कि 4 भी कह सकते हैं, 1-2, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस 3 कहेंगे मुझे पर लगा है। और बिल्कुल कंफर्म है आप 3 को ही जानते हैं। कौन कौन से 3 को जानते हैं? सबसे पहले तो हम, और अब मैं रियलिटी बता दूं कि राइट आंसर है आपका 5। तो जो महानुभाव हैं जो कि 3 कह रहे हैं, तो 3 भी सही है, लेकिन उतना बच्चों के लेवल में सही है, आपके बचपने के लेवल में, 8वीं तक के लेवल में सही है, 9th क्लास में भी है आप, तो भी 9th क्लास वाले भी इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। 9th वाले भी बिल्कुल समझ सकते हैं। 9th से स्टार्ट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आइए अब हम आते हैं अगले इसमें। कोई दिक्कत नहीं है तो अब आइए गैसेस स्टेट। तो अदर अब यहाँ पर काय की बात कर रहे थे हम? स्टेट्स ऑफ मैटर इनकी बात कर रहे थे हम, बिल्कुल कर रहे थे। और इसमें सर जी आपने बताए हैं, तो मुख्य रूप से मैं बता दूं कि आप जो 3 कह रहे थे कौन कौन से कह रहे होंगे? एक तो सॉलिड का नाम लेंगे, एक लिक्विड होगी, एंड देन गैसेस स्टेट, गैस। तो गैस ये 3 तरीके की आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द केस। तो यहाँ पर जो सॉलिड है, सॉलिड क्या चीज़ है? सॉलिड एक आप जो जनरली परिभाषा जानते हैं आप, मैं यहाँ पर किसी परिभाषा पर नहीं जाऊँगा, किसी वैज्ञानिक तथ्यों पर नहीं जाऊँगा, मैं सीधे डायरेक्ट आपको साधारण भाषाओं में समझाने की कोशिश करूँगा। सॉलिड को आपको समझाना चाहूँ मैं, तो जैसे आपके आसपास के उदाहरण सही,
उदाहरणों से समझाना चाहूँ तो जैसे कि ये पेन दिख रहे हैं या फिर मेरी बॉडी दिख रही होगी। मेरी बॉडी आप सॉलिड कह सकते हैं, वैसे दिख नहीं रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं सॉलिड नहीं हूँ, लेकिन कह सकते हैं। कहने में क्या दे जाता है, आप मैंने जो अवस्थाओं के आधार पे बांटेंगे तो बिल्कुल मुझे सॉलिड में बांट सकते हैं। आइए, साथ ही साथ आप खुद भी या फिर आपके आसपास जो चीज़ें आपको जो स्थान घेर रही है, मेन चीज़ दो चीज़ें देखेंगे आप कि एक तो जिनका आयतन निश्चित होगा, जनरली देखा जाए, और जो जिनका आयतन निश्चित, देन दूसरी चीज क्या, आयतन निश्चित, और दूसरा चीज होगा आयतन एंड आकार, आकार भी निश्चित, आकार निश्चित, दोनों चीजें निश्चित होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कि आप इस बोर्ड को मान लीजिए, इसी बोर्ड को मान लीजिए, अब बोर्ड ने ये जितना जगह को, जितने स्थान को यहाँ, अब यहाँ पे आयतन क्या होता है और आकार क्या होता है, ये चीज कहेंगे आप। आयतन, आयतन मतलब कि मान लीजिए कि कोई जगह को, किसी त्रिविम में कितनी जगह घेर रहा है, त्रिविम में कितनी जगह, आप यहीं पर आयतन शब्द आया, आयतन शब्द आया तो मैं यहीं पर आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, एरिया। कभी कभी आपने जो छोटी क्लासों में रहे होंगे आप, तो एरिया एरिया एरिया, इस आप निकालिए जो ये क्षेत्रफल, किसका बोलते थे कई लोग, आयतन का, सॉरी आयत का क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। ये शब्द आप 8वीं तक बार बार पढ़ते रहते हैं 7वीं तक। 8वीं में आते हैं आप, आपको 8वीं में आने के ठीक बाद, 8वीं में आने के ठीक बाद आपको आयतन शब्द देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, आयतन शब्द। अब ये भी स्थान जो जितना स्थान घेरता, आप वैसे परिभाषा पढ़ेंगे, स्थान घेरने की चीज को ही कहते हैं अपन आयतन। स्थान घेरना तो क्षेत्रफल में भी होता है, तो सर जी इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों की जो आप, जैसे कि क्या कहना चाहिए आपके, सबसे पहली चीज तो यूनिट्स में ध्यान दिया जाए, तो यूनिट्स में ध्यान देंगे तो इसका मीटर स्क्वायर होता है, इसका मीटर स्क्वायर, एंड देन इसका मीटर क्यूब। अब इससे समझते हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट के जरिए समझाना चाह रहा हूँ। यूनिट के जरिए क्यों समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूनिट ही तो सबसे मेन चीज होती है। आप अपनी खुद की यूनिट जान लेंगे, आप अपने ही बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे, तो आपको दूसरों को बताने में आसानी रहेगी। वैसे इसकी भी हम यूनिट के बारे में इनकी थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे, तो इनके बारे में हमें बताना आसान रहेगा। समझ गए, दैट्स क्लियर, यस दैट्स क्लियर हो गया। और तो आइए, तो यहाँ यूनिट्स में चलते हैं हम। तो यूनिट्स में देखिए, यूनिट्स है तो यूनिट्स में ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर क्यूब है। इसका मतलब ये स्क्वायर मतलब 2 दिख रहा है, दो दो का मतलब कि ये 2 विमाओं में है, ये 2 विमाओं में। अब मान लीजिए 2 विमाएं क्या होती हैं, 2 विमा, और यहाँ पर ये होगी त्रिविमा, 3 विमा, 3 विमा। मैं जानता हूँ कि 3 मैंने गलत लिख दिया, ये लिख दिया, कैसे लिख दिया है, क्या गलती है क्या, हमारी ये हिंदी है और ये हमारा केमिस्ट्री है, दोनों में क्या संबंध, नहीं हमें संबंध नहीं लगाना वहां पर पे। तो आइए, अब हाँ सीधे हम अपनी केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री से पहले तो हमारा मैथ समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों आपस में संबंधित है। साइंस मैथ एक दूसरे के कन्वर्जेशन के बगैर हो नहीं सकता। तो आइए, अब जो आपका आयतन होता है, आयतन में 3 विमा, 3 विमा कैसे, जैसे कि आप अपने राइट साइड में देख रहे होंगे, तो जो कोना में, कोने से आप सबसे आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो कोने में देखिए, आप अपने कोने में ध्यान दीजिए, कोने में ध्यान देंगे तो आपको जो नीचे जो फर्श मिलेगा आपको, फर्श, फर्श को कहेंगे आपको एक तल, फर्श एक तल हो जाएगा। तो फर्श में क्या, फर्श में कोई चीज गिरी हुई है और सिर्फ और सिर्फ उसी तल में है, उसके ऊपर नहीं आ रही है, 1 इंच भी ऊपर ना आए, वो चीज को आप क्या में नापेंगे, तो काय में नापेंगे उस चीज को, तो क्या कहना चाहिए, क्षेत्रफल में। और जो आप मान लो दीवार में भी नापेंगे, वो अगर से कोई 1 इंच भी आगे नहीं आ रही तो उससे भी आप क्षेत्रफल में नापेंगे। मतलब कुल मिलाकर के 2 रेखाओं से मिलकर के जो तल बनता है, और उस पर आधारित आकृतियों को नापने के लिए हम क्षेत्रफल का यूज करते हैं। और 3 रेखाओं से मिलकर के जो तल बनता है, और वो तल हमेशा कभी भी आसमान को या फिर किसी भी बिंदु को आप उसमें अधिकतर जगहों पर पूर्णतः 3 विमाओं में ही पूरी चीजें नापी जाती हैं। और वो चीजें का जो मापन किया जाता है, मापन काय में करते हैं 3 विमा वाली वस्तुओं का, तो उनको करते हैं हम काय में, आयतन में, आयतन में, तो आयतन में करेंगे। देखिए आइए, आपको थोड़ा सा कैसे उदाहरण से समझाना चाहूँ तो मान लीजिए मैंने एक जो व्रत ये जो रखा हुआ है मैंने, आपको क्या दिख रहा होगा कि इसका एक ही पार्ट दिख रहा होगा, इस बोर्ड का एक ही पार्ट दिख रहा होगा, तो इसको क्षेत्रफल तरीके से एक पार्ट दिख रहा है तो क्षेत्रफल। अगर से मान लीजिए आप इसकी इस साइड से देखेंगे तो आपको ये केवल ये वाला पार्ट दिखेगा, तो ये भी क्षेत्रफल में है। लेकिन आप कुल मिलाकर कुछ ऐसे इधर से देखेंगे तो आपको ये भी पार्ट दिखेगा, आपको ये वाला पार्ट, सारे पार्ट दिखेंगे, तो इनको लेंगे आप आयतन में। उम्मीद करता हूँ आयतन और उसकी
आपको धारणा बिल्कुल समझ में आ गई होगी आयतन और क्षेत्रफल की। तो और ज़्यादा आगे हमको मैथ्स में घुसना भी नहीं, क्योंकि हमें केमिस्ट्री पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री। तो आइए केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम। तो आयतन और आकार में सॉरी आयतन और क्षेत्रफल में अंतर समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर के स्थान घेरने का मापन है आपका आयतन। और आकार क्या होता है? आकार क्या होगा? तो आकार जो एक जिस तरीके का वो दिख रहा है, जिस जिस भी शेप में या फिर जिस भी विमा में वो दिखाई दे रही है, उसे कहते हैं हम दिखाई देने वाली वस्तु या फिर दिखाई देने वाले तरीके को कहते हैं हम आकार। दिखाई देने वाले तरीके को क्या कहते हैं हम? आकार। तो जो ठोसों का जो अब देखिए, आपको सोचिए, अब इसी बोर्ड को अपन लेते हैं, हम अगर से बोर्ड को ले लें या फिर आपको लेते हैं, चलिए ले लीजिए आपको। तो आपको लिया आपने, तो आपको अगर आपको आपकी कुर्सी से उठा करके कहीं और ले जाया जाए, तो कुर्सी में जितना आप आयतन घेरेंगे, माने कि आपका बैठने पर पे आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन जैसे खड़े होंगे तो बोलेंगे सर हम तो एकदम सीधे खड़े हुए। जैसे भी कहिए, लेकिन आप उतना ही आयतन घेरेंगे जितना पहले आप आयतन घेरेंगे। क्या आपका आयतन बढ़ जाएगा? बदल जाएगा? कुछ ही सेकंड में तो थोड़ी बदलेगा, लंबा टाइम है तो बात अलग है। फिर आकार, तो आकार मान लीजिए कि आपका जिस जैसे भी तरीके में आवाज मत करना, थोड़ा बड़ा जल्दी केस करता है तेज मोबाइल। तो आप करो ना, वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो मैं बोला आवाज मत कर। हाँ मैं एडिट कर रहा था। अब शांत रहना। तो हम अगर से आकार, तो आप उठ करके चले जाइए, माना कि आप कैसे भी दिखते हो, लेकिन आपको वैसे ही दिखेंगे। आगे चलकर कैसे भी बोर्ड को ले जाए, बोर्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, जितना आयतन यहाँ घेर उतना ही आयतन दूसरी जगह भी घेरेगा, और उतने ही उसी आकार का रहेगा। तो आकार और आयतन के बारे में आप जान गए। तो और इसी वजह से ये आप हो या फिर ये बोर्ड हो, ये सॉलिड होगा। ये तो आप सॉलिड की धारणा समझ गए होंगे। अब क्यों ना हम सॉलिड को अभी रेगुलर बेस में पढ़े। अब लिक्विड का जो है आपको बता दिया जाए कि लिक्विड का आकार सॉरी आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित, अगर ये हो जाए तो ये आ जाएगी किसकी बात? आपके लिक्विड की। और दोनों ही अनिश्चित हो जाए तो गैस। और इसके अलावा जो दो अवस्थाएं होती हैं, बोस आइंस्टीन एंड देन बोस आइंस्टीन PES, बोस आइंस्टीन स्टेट, बोस आइंस्टीन अवस्था, और लास्ट प्लाज्मा ये। तो आपको ये नाम, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको क्यों ना मैं समझ रहा हूँ कि आपको बोस आइंस्टीन अवस्था के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी प्लाज्मा के बारे में दे दी जाए। उसके बाद हम जो मेनली जो पढ़ेंगे, थोड़े से गुण पढ़ लेंगे हम सॉलिड के, थोड़े से गुण पढ़ लेंगे लिक्विड के, और जो चैप्टर का नाम है गैस, हमें जो पूरे गुण हैं गैसों में क्या क्या होता है, कैसे आदर्श गैस, अनादर्श गैस, व्यवहारिक गैसें, ये सभी वास्तविक गैसें, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे लास्ट में। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने बोस आइंस्टीन स्टेट की तरफ। तो बोस आइंस्टीन स्टेट क्या होता है? तो आप तो देखते होंगे, तो जो आपके जब वैज्ञानिकों ने सॉलिड को आप ऐसे ताप तक उन्होंने ठंडा किया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने आप में को इतने ठंडा करने की कोशिश की। मुख्य रूप से किसने? तो आपके इंडियन साइंटिस्ट चंद्रशेखर बोस। इन्होंने इस स्टेट तक लगभग कितना 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक ठंडा किया। अब यहाँ तक सिर्फ सोचने की बात हो सकती है, यहाँ तक ठंडा करने के लिए वहां तो इस ठंडे यहाँ तक ठंडा किया किसी ठोस को, तो ठोस को ठंडा किया। तो क्या देखते हैं कि जब जैसे नॉर्मली जैसे -100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -150 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक उन्होंने जब किसी ठोस को ठंडा किया, तो यहाँ पर भी उन्होंने पाया कि जो अणुओं के मध्य जो गति होती है, जैसे कि अणु ये है तो आपका ठोस अवस्था, ये पास पास में रहता है, आपको तो पता ही है कुछ इस तरीके से रहता है। तो इस तरीके से तुम पास पास में रहेंगे तो भी उनमें थोड़ा बहुत गैप रहता है, और भी एक दूसरे के मध्य काल्पनिक गति करते रहते हैं। तो अब काल्पनिक गति है तो यहाँ पर पे एक दूसरे के स्थान को थोड़ा सा इफेक्ट तो करेंगे, और थोड़ा बहुत गति मोशन तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि
क्यों ना मैं इसको इस टेम्परेचर तक ठंडा करता हूँ। तो उन्होंने इस टेम्परेचर पे देखा कि जो आपके अणु है, अणु जो है एक भी कंपनी गति कर नहीं रहे हैं, उनमें जो आपकी जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड आप जनरली जानते हैं कि माध्यम पर निर्भर नहीं करती और हमेशा उसकी स्पीड जो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। लेकिन उन्होंने इस स्टेटमेंट में उन्होंने पाया कि जो आपकी जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड 20 km/s तक पहुंच जाती है, इतनी कम हो जाती है साइकिल की स्पीड तक। सॉरी, के एम एस ने के एम कोई एच हो जाएगी, तो यहाँ तक पहुंच जाती है, इतनी स्लो हो जाती है लाइट की स्पीड। ये सभी चीजें होती हैं, इस वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे अलग ही स्टेट का नाम दिया जाए। तो उन्होंने अपना और एक अपना क्या कहना चाहिए पेपर पब्लिश करने के लिए जो मुख्य जो विश्व की जो केमिस्ट्री के जो आईयूपैक है था, आईयूपैक के सेंटर में भेजवाया। तो उनके नाम उस समय अच्छे तरीके से फेमस नहीं था। वो कोलकाता में बस पढ़ाते रहते थे, उनका कोई बड़ा नाम था नहीं, तो उन्होंने इस वजह से उनका पेपर पब्लिश नहीं हो पाया। लेकिन बाद में जब आइंस्टीन को उन्होंने दोबारा भेजा, आइंस्टीन ने इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ा और उसके कारण उन्होंने कहा कि सर सही बोल रहे हैं आप, और उसके बाद उन्होंने अपना नाम जोड़ करके दोबारा पब्लिश करने के लिए भिजवाया। तो पब्लिश करने के लिए जब आइंस्टीन का नाम जुड़ गया था तो पब्लिशर ने पब्लिश कर ही दिए, तब जाकर के आई हमारी बोस-आइंस्टीन अवस्था। उसमें क्या होता है कि एक तो जो काल्पनिक जो तो ठोसों में काल्पनिक गति होती वो हो जाती है एकदम लो, लगभग ना के बराबर हो जाती है, और जो आपकी जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड भी इतनी स्लो हो जाती है, लगभग आपकी साइकिल की स्पीड। सोचिए जिस स्पीड को पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी तक आने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट। उसी को आपके साइकिल की स्पीड में कर लिया, साइकिल की स्पीड तक पहुंच जाता है। इस बोस जो आपके चंद्रशेखर बोस हैं, उन्होंने इस स्पीड तक जो आपकी लाइट की स्पीड है यहाँ तक कर दिया। तो इसी वजह से इसका नाम अलग से दे दिया गया, क्या? बोस आइंस्टीन अवस्था। अब आइए, ये तो हो गई बोस आइंस्टीन अवस्था की बात। अब बात करते हैं हम अपने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं हम। तो इसमें आती है क्या बात की जब किसी ये चीजें हमें तो नॉर्मली पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेगी नॉर्मली, लेकिन जो आपके अगर आप उच्च ताप करते हैं, जितना कि ताप आपका किसी तारे पर होता है, किसी ऐसे तारे पर जो कि अति उच्च ताप पर है, अति उच्च ताप पर गर्म किया गया है, तो वहां पर भी क्या होता है कि आपकी जो गैस है, सबसे पहले सॉलिड्स को आप गर्म करेंगे तो लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस, गैस को भी आप गर्म करते जाएं, गर्म करते जाएं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो एक दूसरे के तुमसे दूर ना जाते हुए थोड़े ऐसा लगता है कि पास में आने लग जाते हैं, और वो आग के तरह एक दूसरे को ही आयोनाइज करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? इलेक्ट्रॉन उनके उससे निकलने लग जाते हैं। गैसीय अणु में क्या होता है? गैसीय अणु में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के कक्षाओं में घूमते रहते हैं, लेकिन जब वो उनके इतना उच्च ताप लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे उच्च ताप पर अगर से आप गर्म करते हैं किसी गैस को, तो गैस जो है आयोनाइज्ड हो जाती है। मतलब कि उसके जो इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं, आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल करके उसे आयोनाइज्ड कर देते हैं। तो इसी अवस्था को कहते हैं क्या? प्लाज्मा। जबकि उच्च ताप पर गैस को गर्म किया जाए तो वह आयोनाइज्ड हो जाती है, और आयोनाइज्ड होकर के एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाती है पदार्थ की। इस अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा। और यह अवस्था कहाँ पाई जाती है आपको बता दूं कि स्टार में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बोस-आइंस्टीन अवस्था, सॉलिड अवस्था, लिक्विड अवस्था, गैस अवस्था और प्लाज्मा अवस्था, ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वैसे तो मैंने लिक्विड, गैस, सॉलिड इनके बारे में, ये तीनों के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। ये उम्मीद करते हुए कि थोड़ी बहुत जानकारी आपको पुरानी है, और बोस-आइंस्टीन और आपके जो प्लाज्मा अवस्था है इनको बता दिया है। तो आइए अब हम आते हैं अगली बात की करते हैं। अगली बात होगी हमारी सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में, काय के बारे में? सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मतलब कि हिंदी में बोला जाए तो जो आपके ठोसों के सामान्य गुणधर्मों की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो सामान्य गुणधर्म मतलब किसी के अच्छाइयों के बारे में बात होती है। गुणों का मतलब होता है उसकी अच्छाइयाँ। तो
तो आइए हम अच्छाइयों में बात करते हैं। तो अच्छाइयों में सबसे पहला नाम आएगा आपका कि इसका आकार निश्चित होता है। सबसे पहले कांस्टेंट, हिंदी में लिखा जाए तो आकार निश्चित, आकार निश्चित। इंग्लिश में बोला जाए तो कांस्टेंट शेप, मतलब आकार निश्चित होगा। अब बताइए, इसी बोर्ड को आप मान के चलिए या फिर आपको, आप अगर से एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाए या फिर किसी भी ताप में रहें, जबकि इवन जो से उच्च अति उच्च ताप तक गर्म ना किया जाए, तब तक जो है ये अपना आकार बिल्कुल गैन करके रखेगा। कुल मिलाकर के बात ये होती है कि आकार निश्चित होने का मतलब कि अपना जो आकार है उसे गैन करके रखे, उससे खोए ना, उससे खोए ना, उसे कहते हैं अपन आकार का निश्चित होना। तो आप खुद ही बताइए कि जो जितने सॉलिड्स होते हैं क्या वो अपने आकार खोते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आइए अब सेकंड सेकंड नंबर पे आते हैं। आप अपनी बात करते हैं, आप खुद ने सुन लिया है कि आयतन भी निश्चित होता है। इसका आयतन क्या होता है और इसकी निश्चितता से क्या मतलब है, इसके बारे में भी मैंने जानकारी दे दी है। तो आइए अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आती है कि थर्ड नंबर पे आएगा प्रबल अंतराण्विक बल। प्रबल अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल। तो आइए इसका मतलब है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर कैसे हम समझना चाहें हम तो आपको सबसे पहले अंतराण्विक बलों को समझना होगा। अंतराण्विक बल इसे इंग्लिश में होते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इसका मतलब होता है क्या, तो जैसे कि आप जो परमाणु अवस्था में पड़ता है तो उनमें कुछ ना कुछ तो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए बल होता था। उसी प्रकार जब वो परमाणु से अणु बन जाते, परमाणु से अणु बन जाते, तो उसके बाद उनमें जो एक दूसरे को आकर्षित करने का जो गुण होता है, जिस प्रकार अब आप अपनी कुर्सी में बैठे होंगे, कुर्सी आपको आकर्षित कर रही होगी बिना, आप बताइए, कुर्सी आपको बेड आकर्षित करता है, बेड आकर्षित करता है, तो वो आप खुद बताइए, तब जाकर के आप वहाँ प्रवेश होते हैं। तो इसी प्रकार एक दूसरे को आकर्षित करने का जो अणुओं में गुण होता है उसे कहते हैं अंतराण्विक गुण। जैसे कि आप ये देखिए, अंतराण्विक बल होता है और इन्हीं के जो बंध होता है उसे कहते हैं अंतराण्विक बंध। इनके मध्य जो बंध होता है उसे कहते हैं अंतराण्विक बंध। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से एक अणु है, अणु है, अणु है, अणु है। तो अणु एक दूसरे को जिस जिस फोर्स से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे कि आपको जैसे बेड या फिर आप एक दूसरे से जिस बल से जुड़े होते हैं, जिस बंध से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं अंतराण्विक बंध। जैसे कि आप अपने दोस्तों से बंधे होते हैं, आप अपने सखा से बंधे होते हैं, सखी से बंधे होते हैं, कुछ इस तरीके से ही वो तो इसी को कहते हैं हम अपने जिस तरह सखा जिस प्रकार जिस इमोशन वो होता है इमोशन। लेकिन यहाँ पर आप उसे जोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर का बल अलग होता है लेकिन समझाने को उस तरीके से ले सकते हैं। तो आइए, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं हम? अंतराण्विक बल। और इसके मध्य जो बंध होगा, मान लीजिए एक आभासी बल होगा, बंध होगा, आभासी होगा। जितने भी बंध होते हैं वो आभासी होते हैं लेकिन होते जरूर हैं। तो वैसे ये भी बंध आभासी जरूर होगा लेकिन होगा जरूर। तो क्या होगा? प्रबल अंतराण्विक बल होता है। तो क्या होता है कि इनके जो परमाणु होते हैं एक दूसरे को बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही तगड़े तरीके से एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रबल तरीके से। जैसे कि थॉर किसी को खींच रहा है, ऐसा समझ सकते हैं आप। थॉर खींच रहा है बाबा, थॉर खींच रहा है, तो इस तरीके से मान सकते हैं इनको। तो आइए, तो इस तरीके से इनके मध्य जो बल मिलेगा, आप खुद जब पढ़ेंगे इनको जब अलग अलग करने की कोशिश करवाएंगे, ये तो जनरली आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिक दुनिया में इनको अलग करने जाएंगे तो बहुत ताकत लगती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। तो प्रबल आकर्षण बल होता है और प्रबल आकर्षण बल को ही कहते हैं प्रबल अंतराण्विक बल। और ठोसों में ये कुछ ज़्यादा ही होता है, जैसे सॉलिड में तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, सॉलिड में समझ में आ गया होगा किस प्रकार का होता है। एक दूसरे का इसी बल को
जब ये पास बल प्रबल होगा तो प्रबल होने का क्या निकलेगा यहाँ रीजन या फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रबल है ये, तो ये है कुछ अणु बना दिया और इनके मध्य जो बल है ये क्या के अणु है, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि सॉलिड है, सॉलिड के अणु है। तो सॉलिड में हम पढ़ रहे थे, तो सॉलिड में एक दूसरे की तरफ आकर्षित करेंगे तो प्रबल तरीके से, एकदम जैसे थॉर आपको खींच रहा हो इस तरीके से। तो आइए, तो क्या होगा, एक दूसरे के एकदम पास पास में आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे, इस तरीके से पास पास में आ जाएंगे। तो क्या होगा, अब इसका अगला गुण उसी में पढ़ेंगे हम। इसका अगला गुण लिख लीजिए अब कि अंतराण्विक दूरी कम, अंतराण्विक दूरी कम हो जाएगी। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, एक से दूसरे में पहुंच गए बिल्कुल। तो क्या होगा कि इनके मध्य अंतराण्विक दूरी कम हो जाएगी। सर जी आपने बोले कि अंतराण्विक दूरी कम हो जाएगी, सबसे पहले बताइए कि अंतराण्विक दूरी होती क्या है, होती क्या है ये बताइए। अंतराण्विक दूरी में हम पढ़ेंगे किस तरीके से होती है। तो आपको बता दिया जाए कि ये है, मान लीजिए आपका अणु, अणु के जो कुल मिलाकर के जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट मान लीजिए ये है, जिसे आप अणु के नाभिक कह सकते हैं, अणु का नाभिक कह सकते हैं। और ये है दूसरा अणु, दूसरा अणु वही एक ही प्रकार के अणु है, लेकिन उन दोनों के अलग अलग दो अणु हैं, एक ही प्रकार के दो अणु। इनके मध्य जो दूरी होगी, इनके जो नाभिकों के मध्य जो दूरी होगी, इसी दूरी को क्या कहते हैं, अंतराण्विक दूरी, अंतराण्विक विशेष। भाई तुम तेरे को क्या बताऊं, तेरे को इसे ही कहते हैं हम अंतराण्विक दूरी। इसे ही दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है, आणविक बंध लंबाई, आणविक बंध लंबाई। आपने मेरा कैसे पुराना वीडियो जरूर देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, और देखा होगा तो इससे ही हम अगर से मान लो परमाणु होते ये दोनों, तो परमाणु होते तो जो नाभिकों के मध्य जो दूरी होती उससे ही कहते थे हम परमाणविक बंध लंबाई, परमाणविक बंध लंबाई। और अणु के नाभिकों के मध्य आणविक बंध लंबाई, और इसे ही अपन दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, आणविक दूरी, अंतराण्विक दूरी। और यही दूरी जो है कम हो जाती है, अब कम हो जाती है तो इसका और एक क्या प्रभाव पड़ेगा कि इनके मध्य जो रिक्त स्थान, तो देखिए इसके मध्य का कारण क्या होगा। अब देखिए बस चित्र के माध्यम से मैं समझाना चाहूँ तो आपको बोर्ड में समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद मैं आपको एक चित्र भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए इस तरीके से एक शेप में, किसी भी एक शेप में आ जाएंगे। अब इस तरीके से शेप में आए, किसी भी शेप में मान लीजिए, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे, ये ओवरलैप नहीं होते हैं, ये पहली बात आप जान लीजिए कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे, बस एक दूसरे से टकराएंगे, लगभग एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये एक दूसरे के ऊपर मिल जाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर मिलने से क्या होगा, क्या होगा कि ये जो है इनके मध्य जो रिक्त स्थान है, इनके मध्य आप रिक्त स्थान में देखेंगे बहुत कम हो जाएगा, रिक्त स्थान बहुत कम, रिक्त स्थान देखने के चाहेंगे तो बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा। देख सकते हैं आप खुद, बहुत पास पास में आने की वजह से रिक्त स्थान कम हो चुका है। इसे ही आप अपनी पांचवी प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं, रिक्त स्थान कम। और इसी ही रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, आगे चल करके बता दूं, इस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, रिक्तिका, रिक्तिका कम, रिक्तिकाएं कम होती हैं। रिक्तिकाएं कम होंगी तो उससे क्या होगा कि जो इनमें जो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में कुछ अशुद्धियां मिलने का चांस कम हो जाएगा। जितनी कम इसमें जो रिक्तिका होगी उतना ही कम अशुद्धियां मिल पाती हैं। ये बात आपको समझ आ जाएगा, और वो एकदम शुद्ध पदार्थ हमें मिल जाता है। शुद्ध पदार्थ इसी वजह से मिल पाता है क्योंकि उनमें रिक्तिकाएं कम होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉलिड स्टेट बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आइए अब हम इसी के जरिए लिक्विड स्टेट समझने की कोशिश करते हैं, इन्हीं पॉइंट्स के जरिए। और यह ऐसे ही कुछ पॉइंट्स होंगे जिनके जरिए हम लिक्विड स्टेट समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, तो इसे तो बिल्कुल सेम रखेंगे क्योंकि हमें तो जनरल प्रॉपर्टीज समझना है। सबसे पहले उसके पहले क्यों ना आपको सॉलिड की, क्यों एक बार सॉलिड की एक नई परिभाषा, आपको वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित परिभाषा दे दी जाए।
सबसे पहले लिखिए कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके मध्य अंतराण्विक बल प्रबल होता है तथा अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है, आपका वह अवस्था क्या कहलाती है? ठोस। तो आइए, उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अब आइए, अब आप चलते हैं अगली जो लिक्विड स्टेट है वहाँ। लिक्विड स्टेट में सबसे पहले तो आयतन आपका बिल्कुल निश्चित होगा। इसमें आप अगर से इसे कंपैरिजन के तरीके से याद करेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा। जो आपकी ठोस अवस्था थी वहां पर आयतन निश्चित था, आपकी द्रव में भी आयतन निश्चित है, लेकिन बदलाव कहाँ है? तो आकार अनिश्चित हो जाएगा। यहाँ पर आकार में बदलाव आ जाएगा। क्या होता है देखिए, अब कहेंगे कि मान लीजिए ये आपका पानी इसमें फुल भरा हुआ है। मान लीजिए पानी फुल भरा हुआ और ये जो है आपके ये सिलेंड्रिकल शेप है। तो सिलेंड्रिकल शेप है, आप आसानी से इसका आयतन निकालेंगे। उसके बाद इसे आप मान लीजिए एक बीकर में भरेंगे या फिर एक टंकी में भरेंगे। माना कि दिखेगा उसमें एकदम आपके तारीख तक में दिखेगा, लेकिन उसका आयतन बिल्कुल जितना इसका आयतन निकालेंगे वहां पर भी उसका आयतन उतना ही मिलेगा आपको। आयतन में कोई गिरावट नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी, ना वृद्धि होगी। तो आयतन में ना कमी आएगी ना वृद्धि आएगी, मतलब जो आपका आयतन जो है वो निश्चित हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने इसे ही मान लीजिए किसी त्रिकोणीय फ्लास्क में डाल दिया, फ्लास्क में डालेंगे वहां पर भी आपको आकार जो आयतन है वही उतना ही मिलेगा। तो क्या होगा कि आपने मान लीजिए टंकी में डाला, लेकिन आपको शेप तो लगभग सिलेंडरिकल मिलेगा। लेकिन आपने जैसे त्रिकोणीय इसमें डाला, इसका पहले तो बेलनाकार था, लेकिन त्रिकोणीय जो आपको फ्लास्क होता है वहां पर डालेंगे तो त्रिकोणीय इसका आकार बन जाएगा। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी लगभग हो जाता है उसका आकार। तो इस तरीके से आकार में परिवर्तन हो जाता है समय के साथ। जिस जगह पर रखा गया है, जिस पात्र में रखा जाता है, उस पात्र के आधार पर इसका क्या हो जाता है? आकार। अब इनके बाद जो अंतराण्विक बल है, अब अंतराण्विक बल की बात करेंगे तो अंतराण्विक बल क्या होता है? ठोसों में मान लीजिए ठोसों में थोड़ा ज्यादा होगा। ठोसों में जैसे कोई आपको थॉर्म खींच रहा हो ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी सी इनके जो अंतराण्विक बल है वो थोड़ा कमजोर होता है, क्षीण हो जाता है, क्षीण हो जाएगा। क्षीण होने से क्या होगा कि ये मान लीजिए आकर्षित जरूर कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन उतने बल से आकर्षित नहीं कर रहे हैं। तो पहले मान लीजिए आपके ठोस अवस्था में कुछ इतने पास पास में थे अणु, कुछ इतने पास पास में थे अणु, लेकिन जब आप जो द्रव अवस्था में देखेंगे कि कुछ इतनी ऐसी दूरी बढ़ जाएगी। ये देख लीजिए दूरी बढ़ चुकी है। अंतराण्विक बल जो थोड़ा सा क्षीण हो गया है, अंतराण्विक बल क्षीण हो चुका है, जिस वजह से अंतराण्विक बल अपेक्षाकृत अंतराण्विक बल क्षीण ये हो चुका है आपका, जिस वजह से अंतराण्विक दूरी बढ़ जाएगी अपेक्षाकृत अधिक ये हो जाएगी। अपेक्षाकृत अधिक होने की वजह से तो यहाँ पे एक शब्द आप पढ़ेंगे अपेक्षाकृत यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम किससे अपेक्षा कर रहे हैं, किसके सापेक्ष से ले रहे हैं। किसी के सापेक्ष लेना है आपका अपेक्षाकृत क्या है, किसी के सापेक्ष लेना अपेक्षाकृत क्या है। और यहाँ पर सापेक्ष किसके सापेक्ष ले रहे हैं? सॉलिड के सापेक्ष ले रहे हैं। अगर से मान लीजिए आप गैस के सापेक्ष लेंगे तो यहाँ पर प्रबल होगा, यहाँ पर दूरी कम हो जाएगी। मतलब आप जिसके सापेक्ष लेना चाहें, हम यहाँ पर किसके सापेक्ष ले रहे हैं? सॉलिड के। तो सॉलिड के सापेक्ष ले रहे हैं तो यहाँ पर आप खुद समझ रहे हैं कि जैसे जैसे ये जो है कहना चाहिए इसका जो अंतराण्विक बल है वो अगर से क्षीण होगा तो इनके मध्य जो दूरी है वो जो बढ़ जाएगी, इनके मध्य जो दूरी है वो बढ़ जाएगी और उसके कारण क्या हो जाएगा? रिक्तिकाएं बढ़ जाएंगे, रिक्तिकाएं भी बढ़ जाएंगे, रिक्त स्थान बढ़ जाएगा, बढ़ेगी रिक्तिका बढ़ेगी। अब क्या होगा? यहाँ पर आप एक और चीज पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सभी चीजें किसके प्रेजेंस में होती है? ये सभी चीजें किसके चेंजमेंट के कारण होती है? तो आपको सबसे मेन चीज याद रखनी है कि ये सभी चीजें होती है ताप परिवर्तन पर आधारित होती है। ताप परिवर्तन पर आधारित होती है ये सभी चीजें। तो ताप परिवर्तन जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो ये सभी चेंजमेंट आते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं सिर्फ आपको जो छोटी मोटी जानकारियां सब यहाँ देना चाहूंगा, क्योंकि आप इसके बारे में जो आपको पहले बता दिया जाए कि आपको गैसियस स्टेट जो है, गैसियस स्टेट 11th में पढ़ा रहा है, जो आपकी इसके बाद सॉलिड स्टेट पढ़ाएगा आपको 12th में,
देन जो लिक्विड है, लिक्विड पढ़ाएगा आपको बीएससी लेवल या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाता है ये आपको। तो ऐसा क्यों, यहाँ पर आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सबसे पहले गैस क्यों। तो गैस इसलिए क्योंकि जो आपकी अधिकतर जो रिएक्शंस होती है, सबसे पहली चीज केमिस्ट्री किस पर बेस होती है, केमिस्ट्री बेस होगी। केमिस्ट्री का मूल आधार क्या होता है, तो आपको बता दिया जाए कि केमिस्ट्री का मूल आधार होता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में मूल आधार इनका यही होता है। जो छोटे क्लास वाले उससे मतलब इसी के आधार पर केमिस्ट्री को बांट पाते हैं। और जो आपके अधिकतर केमिकल रिएक्शंस हैं वो होती है गैसियस स्टेट में। जैसे कि आप देखेंगे कि NaCl का बनना देखेंगे तो यहाँ पे माना कि ये आपके सॉलिड स्टेट में होगी, ये गैसियस स्टेट में होगी, और आपके जो NaCl है आपको सॉलिड प्राप्त होगा। लेकिन होता क्या है कि ये भी जो है गैसियस स्टेट में जाएगी। सोडियम भी अपने गैसियस स्टेट में जाएगा, क्लोरीन से गैसीय अभिक्रिया करेगा, गैसीय अभिक्रिया करने के बाद गैसीय से NaCl बनेगा, उसके बाद फिर निम्न ताप होने पर पे सॉलिड में परिवर्तित होगा। लेकिन अभिक्रिया गैसियस स्टेट में ही होगी। या फिर HCl का बनना H2 प्लस Cl2, ये दोनों मिलकर के 2HCl देंगे माना, और ये लिक्विड जरूर होगा लेकिन ये दोनों गैसें हैं, गैसीय अवस्था में अभिक्रिया करके तो लिक्विड देंगे, गैसीय अवस्था में अभिक्रिया हो रही है। इसी प्रकार अनेक अभिक्रियाएं देखेंगे आप, जो कि होती है आपकी किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में होती है। गैसियस स्टेट में होती है, इस वजह से आपको क्या मिल जाता है हमें, तो सबसे पहले क्या पढ़वा रहा है ये गैसियस स्टेट, इसी वजह से 11th में पढ़वा रहा है आपको। तो आइए दोस्तों अब समझ गए इसका रीजन क्यों पढ़वा रहा है। तो अब आते हैं हम अपनी तीसरी अवस्था में और अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव में। तो आपको अब हमें पढ़ना होगा क्या, गैसियस स्टेट। क्या पढ़ना होगा, गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर गैस जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पढ़ते हैं। तो गैस में सबसे पहली चीज तो आकार, तो जो आपकी द्रव अवस्था है उस वहीं पर पहले स्थित हो गया था। अब यहाँ चेंजमेंट क्या आएगा, जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे कुछ ना कुछ तो कुछ चीजें जो है सेम हो रहेंगी और कुछ चीजें बदलते जाएंगे। तो यहाँ पर अब बदलाव क्या होगा, अनिश्चित हो जाएगा, आपका आयतन भी अनिश्चित हो जाएगा। कैसे, अब आप देखिए सबसे पहले चीज तो आकार तो आपका द्रवावस्था में अनिश्चित हो चुका था, तो इसके ऊपर अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब जैसे कि आप लीजिए आयतन मान लीजिए आपने किसी गैस के अणु इनको आपने मान लिया किसी एक डब्बे में बंद करके रखा है या फिर आपके कमरे में बंद है, आप वो उसे ही अगर से कमरा आपने बंद करके रखा, डब्बा सबसे मेन याद रखिए कि आपने डब्बे में एयर टाइट करके आपने किसी गैस को रखा, उसे जैसे ही खोलेंगे गैस के अणु तो वहां पर भी उतने थे, लेकिन जैसे ही आप उसे खोलेंगे तो बाहर अणुओं की संख्या तो उतनी रहेगी लेकिन आसपास आपके कमरे में फैल जाएगी, वही गैस फैल जाएगी तो अणुओं की संख्या तो उतनी ही रहेगी, लेकिन आपस में फैल जाएगी। डब्बे का आयतन कम था, कमरे का आयतन ज्यादा, तो आयतन जो है वो बदल जाएगा, आपका आयतन भी बदल जाएगा। इसे आप मान लीजिए कि आपने एक अगरबत्ती पहले सॉलिड में थी, इस वजह से उसका सॉलिड स्टेट में थी, उसका आयतन निश्चित था, आकार भी निश्चित था, लेकिन जैसे आपने उसे गर्म किया तो गैसीय अवस्था में रही। पहले कुछ समय के लिए उसका जो आयतन है वो कुछ एक निश्चित क्षेत्र में, निश्चित ही उसमें था, वॉल्यूम में था, निश्चित वॉल्यूम में था, मान लीजिए इतनी ही जगह पर पे था, आपने यहाँ पर लगाया यहीं पर पे था, लेकिन 2 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद आपको वहां तक आपको सेंट आएगी, पहले सिर्फ यहीं तक सेंट आ रही थी, वहां तक आई, अणुओं की संख्या तो उतनी ही थी। तो लेकिन क्या हुआ कि आपने जैसे समय हुआ बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो आपको गैस के अणु तितर बितर एक दूसरे की जगह बढ़ाते हुए दिखे, इस वजह से आपको यहाँ पर जो सेंट मिल रही थी वही सेंट आपको कुछ समय बाद आगे भी सुनने मिल जाएगी। तो यही बात है कि आयतन अनिश्चित हो जाता है। अब क्या होगा कि अंतराणविक बल और क्षीण हो जाएगा, पहले तो बहुत क्षीण था, पहले मान लीजिए इतनी दूरी थी तो एक दूसरे को फिर भी आकर्षित कर रहे थे, अब जो है आकर्षण बल कम हो जाएगा, आकर्षण बल कम होने से क्या होगा, इसकी जो आकर्षण बल और क्षीण हो जाएगा, और क्षीण होने से इनके मध्य जो अंतराणविक दूरी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और रिक्तिकाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, ये सभी चीजें बढ़ती भी जाएंगी। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने इसमें अच्छे से लिख लीजिए, और फिर भी अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा लिखा हुआ तो अच्छी बात है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यह वीडियो कैसा लगा, मेरा नया अंदाज कैसा लगा, ये भी आप कमेंट कीजिए, और डेली बेस पे आपको
जो वीडियो हैं वो मिलते रहेंगे आपके होममेड उदाहरण के साथ, जो आपके आसपास जो उदाहरण रखे हुए उनके साथ। तो दोस्तों आइए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।